बचपन में जब आपने सुना होगा कि हम ह्यूमंस की तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो आप भी चौंके बिना नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने भी प्लांट्स को हमारी तरह चलते फिरते और दौड़ते नहीं देखा होगा। इसके बावजूद प्लांट्स में ऐसी बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं जो उन्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है, जैसे कि उनका सांस लेना, सेंसिटिविटी शो करना, रिप्रोडक्शन करना और अपना खाना खुद बनाना। ये प्लांट्स एंड ट्रीज कितने मेहनती होते हैं, ये तो इस बात से पता चल जाता है कि अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि प्लांट्स के द्वारा बनाया गया फूड न केवल उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए यूज होता है, बल्कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि ह्यूमन सहित ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिएंट और एनर्जी की जरूरतें भी इसी फूड से पूरी होती है। प्लांट्स का ये फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये किस तरह का प्रोसेस होता है, प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस में उन्हें किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इस प्रोसेस की कितनी स्टेजेस होती है, कितने टाइप्स होते हैं, ऐसा बहुत कुछ है फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए। इसलिए आज क्विक सपोर्ट पर फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में। फोटोसिंथेसिस वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स फोटो और सिंथेसिस से मिलकर बना है। फोटो का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है साथ रखना या टू पुट टुगेदर। फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट से जुड़ी होती है, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट अब्सॉर्ब की जाती है, इसलिए इसे फोटोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स और नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। सनलाइट में मौजूद लाइट एनर्जी को ग्लूकोज यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स की ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में बने ग्लूकोज का यूज प्लांट्स फूड की तरह करते हैं और इस फूड को प्लांट्स स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसका यूज प्लांट्स की ग्रोथ, सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में और सीड्स जर्मिनेशन के लिए किया जाता है। फूड के लिए हर कोई प्लांट्स पर ही निर्भर करता है। जब हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जीव प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें ये एनर्जी प्लांट से मिल जाती है, और जब कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जीव हर्बीवोर्स को खाते हैं तो ये एनर्जी उन तक ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह फोटोसिंथेसिस एक इकोसिस्टम की सभी फूड चेन्स को बनाए रखता है, और इसलिए ये समझना भी पॉसिबल है कि बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पर लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस न केवल प्लांट्स बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में इतने इम्पोर्टेंट प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छी तरह समझना तो जरूरी है। तो अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ये प्रोसेस प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में चलता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स की सेल्स में पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करता है। ये मेनली लीव्स में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट्स के खूबसूरत ग्रीन कलर के लिए यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। सनलाइट को कैप्चर करना भी इसी का काम होता है। प्लांट्स अपनी रूट से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे जाइलम वेसल्स के जरिए लीव्स तक पहुंचा देते हैं, जहां पर ये फूड मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। ये जाइलम वेसल्स लॉन्ग थिन ट्यूब्स होती हैं जो प्लांट्स की रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर के उन्हें लीव्स तक पहुंचाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के निचले हिस्से में मौजूद छोटे छोटे होल्स के जरिए पहुंचती है। इन होल्स को स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करती है और इन्हीं के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो इस तरह जब इस प्रोसेस के लिए जरूरी सारा सामान मिल जाता है यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, तो इस तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और क्लोरोफिल में कैप्चर की गई लाइट एनर्जी का यूज करके रॉ मटेरियल्स वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में बनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है और ग्लूकोज का यूज प्लांट्स अपने फूड की तरह करते हैं और इसकी कुछ मात्रा स्टोर भी करके रखते हैं।
इस प्रोसेस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर की गई लाइट एनर्जी एक शुगर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। इस रिएक्शन में कुछ मात्रा में वाटर भी बनता है। फोटोसिंथेसिस में बने ये 3 एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह से यूज होते हैं। ग्लूकोज की कुछ मात्रा प्लांट्स इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं और आखिर ये उनका फूड जो है, और थोड़ी क्वांटिटी इनसॉल्युबल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है। वाटर इस प्रोसेस में फिर से यूटिलाइज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन की थोड़ी क्वांटिटी प्लांट्स के रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो इस तरह जब इस प्रोसेस के लिए जरूरी सारा सामान मिल जाता है, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, तो इस तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और क्लोरोफिल में कैप्चर की गई लाइट एनर्जी का यूज करके रॉ मटेरियल्स वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में बनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है और ग्लूकोज का यूज प्लांट्स अपने फूड की तरह करते हैं और इसकी कुछ मात्रा स्टोर भी करके रखते हैं। इस प्रोसेस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर की गई लाइट एनर्जी एक शुगर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। इस रिएक्शन में कुछ मात्रा में वाटर भी बनता है। फोटोसिंथेसिस में बने ये 3 एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह से यूज होते हैं। ग्लूकोज की कुछ मात्रा प्लांट्स इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं और आखिर ये उनका फूड जो है, और थोड़ी क्वांटिटी इनसॉल्युबल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है। वाटर इस प्रोसेस में फिर से यूटिलाइज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन की थोड़ी क्वांटिटी प्लांट्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होती है और बाकी अमाउंट स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस मेनली 2 स्टेजेस में पूरा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आइए इनके बारे में जानते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें सोलर एनर्जी को ATP और NADPH की फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस मेनली 2 स्टेजेस में पूरा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आइए इनके बारे में जानते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें सोलर एनर्जी को ATP और NADPH की फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है। अब जाने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज या डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट के इनर स्पेस स्ट्रोमा में होती है। प्लांट्स स्टोमेटा से CO2 कलेक्ट करके और वाटर का यूज करके कैल्विन साइकिल शुरू करते हैं, जिसमें ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स असेंबल किए जाते हैं और इस तरह इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटम से शुगर या ग्लूकोज बनती है, जो कि इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होती है। ये डार्क रिएक्शन होती तो दिन के समय में ही है, लेकिन डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं करती और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH पर डिपेंडेंट होती है। और इस तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जरिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें लाइट रिएक्शन इनिशियल स्टेज होती है जो ATP और NADPH बनाने के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है, और डार्क रिएक्शन सेकंड स्टेज है जिसमें ATP और NADPH की एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाया जाता है। अब बारी आती है फोटोसिंथेसिस के टाइप्स को जानने की। तो फोटोसिंथेसिस के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, C3, C4 और CAM फोटोसिंथेसिस। ये तीनों ही कैल्विन साइकिल का यूज करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग होता है। पहले जानते हैं C3 फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे वीट, राइस, कॉटन, पोटैटोज और सोयाबीन्स। इस फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसे 3-PGA यानी 3-फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को C3 नाम मिला है। इसी तरह C4 फोटोसिंथेसिस का यूज शुगर केन, सोगम और मेज जैसे प्लांट्स करते हैं।
ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स के प्लांट्स में इस तरह का फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसे C4 कहा जाता है। वहीं कैक्टस और पाइनएप्पल्स जैसे प्लांट्स जो एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, उनमें CAM फोटोसिंथेसिस यानी क्रैसिलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। CAM कैम प्लांट्स की खासियत होती है कि ये रात के टाइम अपनी लीव्स पर मौजूद स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब और स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि इस समय प्लांट से वाटर इवोपरेट होने के चांसेस काफी कम होते हैं और दिन के समय में ये स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और प्लांट सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहा है। ऐसा करने से वाटर लॉस काफी कम होता है और इतने ड्राई और हॉट वेदर कंडीशंस में प्लांट्स के लिए खाना बनाना और ग्रो करना पॉसिबल हो पाता है। फोटोसिंथेसिस के इन 3 टाइप्स के बाद ये जानना भी जरूरी है कि इस प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं। लाइट इंटेंसिटी यानी जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगा। वहीं लो लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट काफी कम होगा। इसी तरह CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तेज करती है। इस प्रोसेस के लिए CO2 का रिक्वायर्ड अमाउंट 300 से 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। इस प्रोसेस के इफेक्टिवली कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर रेंज भी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए और वाटर क्वांटिटी का सफिशिएंट होना भी काफी जरूरी है ताकि स्टोमेटा ओपन हो सके। इस प्रोसेस में मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, क्लोरीन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। इनके अलावा कई ऐसे ह्यूमन एक्शंस भी हैं जो फोटोसिंथेसिस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल, वाटर और एयर की क्वालिटी काफी खराब हो रही है और प्लांट्स के लिए सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो गया है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब होने लगा है, जो अर्थ पर रहने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरे की घंटी जैसा है, जिसके लिए समय रहते सतर्क। तेरे मुरे सोने चिरे कख दे भी नहीं, चौं थक दे भी नहीं, रही भी जनिया रह सक दे भी नहीं, अख चक दे भी नहीं। तेरे तो रिएक्शन में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है। अब जाने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज या डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट के इनर स्पेस स्ट्रोमा में होती है। प्लांट्स स्टोमेटा से CO2 कलेक्ट करके और वाटर का यूज करके कैल्विन साइकिल शुरू करते हैं, जिसमें ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स असेंबल किए जाते हैं और इस तरह इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटम से शुगर या ग्लूकोज बनती है, जो कि इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होती है। ये डार्क रिएक्शन होती तो दिन के समय में ही है, लेकिन डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं करती और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH पर डिपेंडेंट होती है और इस तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जरिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें लाइट रिएक्शन इनिशियल स्टेज होती है जो ATP और NADPH बनाने के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है और डार्क रिएक्शन सेकंड स्टेज है, जिसमें ATP और NADPH की एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाया जाता है। अब बारी आती है फोटोसिंथेसिस के टाइप्स को जानने की। तो फोटोसिंथेसिस के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, C3, C4 और CAM फोटोसिंथेसिस। ये तीनों ही कैल्विन साइकिल का यूज करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग होता है। पहले जानते हैं C3 फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे वीट, राइस, कॉटन, पोटैटोज और सोयाबीन्स। इस फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसे 3-PGA यानी 3-फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को C3 नाम मिला है। इसी तरह C4 फोटोसिंथेसिस का यूज शुगरकेन, सोगम और मेज जैसे प्लांट्स करते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स के प्लांट्स में इस तरह का फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसे C4 कहा जाता है। वहीं कैक्टस और पाइनएप्पल्स जैसे प्लांट्स जो एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, उनमें CAM फोटोसिंथेसिस यानी क्रैसिलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। CAM कैम प्लांट्स की खासियत होती है कि ये रात के टाइम अपनी लीव्स पर मौजूद स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब और स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि इस समय प्लांट से वाटर इवोपरेट होने के चांसेस काफी कम होते हैं और दिन के समय में ये स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और प्लांट सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहा है,
ऐसा करने से वाटर लॉस काफी कम होता है और इतने ड्राई और हॉट वेदर कंडीशंस में प्लांट्स के लिए खाना बनाना और ग्रो करना पॉसिबल हो पाता है। फोटोसिंथेसिस के इन 3 टाइप्स के बाद ये जानना भी जरूरी है कि इस प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं। लाइट इंटेंसिटी यानी जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगा। वहीं लो लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट काफी कम होगा। इसी तरह CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तेज करती है। इस प्रोसेस के लिए CO2 का रिक्वायर्ड अमाउंट 300 से 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। इस प्रोसेस के इफेक्टिवली कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर रेंज भी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए और वाटर क्वांटिटी का सफिशिएंट होना भी काफी जरूरी है ताकि स्टोमेटा ओपन हो सके। इस प्रोसेस में मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, क्लोरीन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। इनके अलावा कई प्रोसेस के लिए CO2 का रिक्वायर्ड अमाउंट 300 से 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। इस प्रोसेस के इफेक्टिवली कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर रेंज भी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए और वाटर क्वांटिटी का सफिशिएंट होना भी काफी जरूरी है ताकि स्टोमेटा ओपन हो सके। इस प्रोसेस में मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, क्लोरीन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। इनके अलावा कई ऐसे ह्यूमन एक्शंस भी हैं जो फोटोसिंथेसिस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल, वाटर और एयर की क्वालिटी काफी खराब हो रही है और प्लांट्स के लिए सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो गया है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब होने लगा है, जो अर्थ पर रहने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरे की घंटी जैसा है, जिसके लिए समय रहते सतर्क होने में ही भलाई है। और इस तरह अब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं कि ये किस तरह का प्रोसेस है, प्लांट्स इसके जरिए फूड कैसे बनाते हैं, इसकी कितनी स्टेजेस और टाइप्स होते हैं और कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। साथ ही में आपने ये भी जाना कि प्लांट्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि इस अर्थ पर मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिना कुछ कहे। अब समझना ये है कि हम बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं। इसी सोच के साथ फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि अब भी हमारे पास कुछ समय है और हम इस बारे में सोचे, एक्शन ले। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके और हमारे सर्वाइवल की भी बात है। साथ ही आप जो बैठा बिच फैसनी मूसे आला रौला पाउंदी बैसनी आ हुक्म दायसनी जो बिच बैठा फैसनी मूसे आला रौला पाउंदी बैसनी पता नहीं क्यों हथा चो क्राइम करदा नहीं उंज नेचरो लिखारी